के बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हम लोगों ने जब वेव किया था, याद है वेव ऑप्टिक्स? तो वेव ऑप्टिक्स में एक कहानी सुनाई थी हम लोग। हमने बताया था कि ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में, एक रे और एक वेव। वेव की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो वेव में हमने क्या जाना कि इसको बताया था किसने, और उन्होंने किस बातों से प्रूव किया? ठीक, तो ये तो हो गया वेव, और इसमें किसी को डाउट ना हो, ठीक है? सब अपने नाम पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना है? कर पढ़ रहा है ना? इधर कर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई शुरू करिए। इधर इधर इधर, ये हाँ, चलिए सही है। सीरियसली पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो वेव हो गया ये पूरा खत्म, एकदम क्लियर। अब हम किसी बात करेंगे रे। रे की बात किसने की थी? न्यूटन ने। और न्यूटन ने इस बात को कैसे दिखाया था? तीन तरीके से, ठीक है? कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग शैडो, ठीक है? समझ लीजिएगा थोड़ा। चलो, तो रे ऑप्टिक्स की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है? तो अगर रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें सत्यता के साथ, तो सबसे पहले रे के ऊपर ही चर्चा की गई थी। लेकिन जैसा कि हम लोग अपने 12th फिजिक्स में पीछे से कवर करते हुए आए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिला है? वेव मिला है, ठीक है? जबकि रियल में क्या था? रे। तो जब डिस्कवरी की गई थी सबसे पहली बात, तो उसमें न्यूटन ने बताया था रे के बारे में। रे मैंने बोला था क्या कि रे हैज अ नेचर, यानी कि ऑप्टिकल, यानी लाइट हैव अ नेचर नोन एज रे, यानी इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे। रे माने कि उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल तौर पर बात करो तो मान लो आप रूम में हो, एक छोटी सी खिड़की में छेद है, सनलाइट आ रही है, तो पूरा अंदर तुमको ना ऐसे ऐसे 10 पार्टिकल उसमें दिखते हुए दिखेंगे। तो इसी टाइप का ख्याल न्यूटन को आया था जब वो अपने घरोले में सोए हुए थे। तब सुबह दोपहरी 1 बजे के लपेट में जब उनके घर में वो धूप की किरण आई और उनकी आंखों पर टकराई, तो वहीं पे उन्होंने 10 पार्टिकल को ऐसे उड़ते देखा, और तुरंत उनके दिमाग में एक सवाल आया कि आखिर ये है क्या? तो जैसा कि सवाल था कि ये है क्या, तो था तो 10 पार्टिकल, लेकिन ड्यू टू मिसकॉन्सेप्शन नई चीज की डिस्कवरी हो गई। क्या? कि लाइट कंटेन्स पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? तो उनका नाम दिया कॉर्पस्कल्स, कर्पस्कल्स, ठीक है? उसका नाम दे दिया। और उन्होंने बोला कि लाइट हैज अ नेचर कॉल्ड पार्टिकल नेचर, ठीक है? और उन्होंने ये भी बताया कि लाइट विच इज अ पार्टिकल नेचर ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? उन्होंने बता दिया। उसके बाद क्या बताया? उन्होंने बोला, उन्होंने सीधा एक्सपेरिमेंट किया। बोला तो इतना ही, एक्सपेरिमेंट किया। कौन कौन से? 3। रिफ्लेक्शन किया मिरर से, रिफ्रैक्शन किया मिरर से, और कास्टिंग शैडो करके दिखा दिया और बता दिया क्या कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पॉइंट नंबर 1, अ लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, ये बता दिए। अब ये बताने के बाद उस समय जब तक ये थे, तब तक तो भाई सबने माना कि न्यूटन ने कह दिया तो पत्थर की लकीर। लेकिन ये बात हो गई बातों की फकीर, ठीक है? वो निकली नहीं, वो बेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब हाइजेंस ने ये कॉन्सेप्ट दिया ना, तब कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके समर्थकों में। नहीं होते हैं फैंस फैंस, इधर रोहित शर्मा के फैंस, इधर विराट कोहली के फैंस, दोनों आपस में लड़के मर गए, जबकि दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, रोहित और विराट, और इधर बाहर फैन लड़के मर गए। होता है ना? एक बार एक इंसिडेंट हुआ था कि कोई रोहित शर्मा का फैन विराट कोहली के फैन को मार दिया जान से, बताओ। तो जब इस तरह की बात हुई, तो न्यूटन के फैन और हाइजेंस के फैन में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि चारों तरफ बस यही बातें चल रही थी कि कौन सही है, कौन। तो जैसा कि न्यूटन का नाम गांव बहुत ज्यादा था, ठीक है? बहुत प्रचलित इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि यार न्यूटन के अलावा कौन हो सकता है, ठीक है? तो हाइजेंस को थोड़ा सा कम आंका जाता था। लेकिन जब वो पहुंचे फिजिक्स वाले लैब में, मतलब कि जहां पे फिजिक्स के नियमों का ऐसी तैसी की जाती है, हाँ, नहीं उल्लंघन नहीं कह सकते, बनाया बिगाड़ा जाता है, ठीक है? तो वहां पहुंचे, तो वहां पे से जीरो टाइप में बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे दुनिया के, ठीक है? ताकि उनको ऑब्जर्व कर सकें। दोनों ने बताया, दोनों की दलीलों की बात ये निकली कि दोनों ये भी बात अपने सही कह रहे थे कि भाई लाइट हैज अ वेव नेचर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन दिखा दिया, वो भी एक्सपेरिमेंट करके।
अब इस पे भी कोई गलत नहीं कर सकता। उसके बाद न्यूटन ने जब पहले दिखाया तो भाई न्यूटन भी सही है, तो आखिर दोनों में से गलत कौन है? फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जो न्यूटन और हाइजेंस दोनों में से कोई प्रूव नहीं कर पाया था। कौन सी? तो न्यूटन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो नहीं बताया था, पर जिस तरह की बातें न्यूटन करते थे कि करपस्कल्स, उनके बेसिस पे देखा जाए तो न्यूटन ने ये बहुत हल्का हल्का बात कह दिया था कि लाइट हैज अ समथिंग कॉल्ड पार्टिकल, जिसको बाद में आइंस्टीन ने फोटोन बना दिया। ठीक है, बाद में आइंस्टीन ने क्या कहा उसको? फोटोन, और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया। क्या न्यूटन की बातें वहां पर सिद्ध होती है ना? तो न्यूटन की बातें लगभग लगभग सिमिलर थी कि ऐसा है कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में है, उसका नाम है करपस्कल्स, और वो निकालता है, उनकी बातों को माने लो। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन और कास्टिंग से दिखा दिया। दूसरी बात, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये किसने दिखाया? तो उन्होंने सीधा शैडो जो बनाया ना, शैडो, तो दिखाया कि शैडो के पीछे कोई भी लाइट नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कि कास्टिंग शैडो की वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दो बातें फिक्स हो गई यहाँ पे। अब जब हाइजेंस की बारी आई तो उन्होंने दिखाया कि इंटरफेरेंस, और सबसे मेन चीज है कि कास्टिंग शैडो को उन्होंने डिफ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सनलाइट नहीं होती है फिर भी अजोर अजोर होता है हर तरफ। क्यों होता है? क्या रीजन है अजोर होने का? तो वहां पे न्यूटन स्पीचलेस थे। और एक समय ऐसा आया जब वेव फ्रंट में हाइजेंस से पूछा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताओ, वहां पे हाइजेंस स्पीचलेस थे। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हुए जहां पे दोनों के पास जवाब नहीं थे, पर एक उस वहां पे एक बंदा बैठा है जिसके पास ये सारे जवाब थे। उन्होंने कहा, उनकी दिमाग बहुत ही तेज चल रही थी। ठीक है, मतलब कि समझ लो कि एकदम चौकाल चाकड़ी जैसे एकदम एक नंबर फुरफुर दिमाग लेके एकदम क्लेवर माइंडेड। ठीक है, चाचा चौधरी तो तुरंत वहां पे बैठे और कहे कि मैं इन दोनों का काम दाम देख सकता हूं, मैं इनके बीच में सुलह सपाटा करा सकता हूं। तो बस उन्होंने कहा, हाइजेंस बेटे घर जाओ और न्यूटन बेटे घर जाओ। बस उसके बाद जब दोनों चले घर, उन्होंने कहा, देखिए ऑनर, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। क्या है भाई कॉन्सेप्ट? वो था कि लाइट है जब बोथ नेचर, डुअल नेचर, पार्टिकल भी और वेव भी। और उन्होंने कहा कि लाइट में पार्टिकल होते हैं लेकिन उनको करपस्कल्स नाम नहीं देंगे। उसका नाम उन्होंने क्या दिया? क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। और क्वांटा कहते ही उनका पूरा बंटा बंटा हो गया एकदम। एट क्वांटम क्वांटम ऐसे चिल्ला रहे थे उनके समर्थक। इधर इधर न्यूटन और हाइजेंस जब दोनों क्वांटम क्वांटम चिल्ला रहे थे, और ये कहोगे देखा तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। जा आप का ही कर सके, लड़त रहे अपन में गई लेके। ठीक है, तो वहीं से डुअल नेचर की बात है। क्लियरिटी हुई? कोई डाउट इधर? तो ये थी जो बेसिक कहानी की हम लोग चर्चा करते रहते थे। तो उसमें रे ऑप्टिक्स में न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और कास्टिंग शैडो को बताया था। तो इतना संक्षेप में नहीं बताया था, मतलब कि इतने कि तुरंत एक मिनट में खत्म हो गया। भाई जब भी केस चलते हैं तो 3-4 तारीख पड़ती है, अब उन तारीख में हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, पूरा डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन दिखाया जाता है, और वो हमने अभी तक दिखाया नहीं इतनी छोटे कहानी में। तो उसी कहानी को हमारी जुबानी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन। देखिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन। अभी 3 चीज था ना उसमें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग शैडो। इसमें से पहला पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई रे ऑफ लाइट, देखिए रे ऑप्टिक्स है तो हम हमेशा किसकी बातें करेंगे? रे की बातें करेंगे। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे क्या होती है? टकराती है, तो वो वहां से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है वहां से। यानी कि वो सरफेस कैसा हो? वो सरफेस प्लेन होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस पे दिखाया गया था? एक प्लेन में दिखाया गया था। तो कहा गया था भाई प्लेन पे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां से ऐसे आया उसी जैसे में चला गया। न्यूटन ने क्या किया? ऐसे करके यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको बोला एंगल आई और इसको बोला एंगल आर। ठीक है, तो यहीं से रिफ्लेक्शन का आता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर और फ्रॉम प्लेन सरफेस in having a some angle from the normal is called reflection of light.
बहुत ही बचपन में बात बताई गई थी, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं कि भाई रिफ्लेक्शन में एंगल आई की वैल्यू एंगल आर की क्या होती है, बराबर होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एक ही पॉइंट पे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऊपर आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों की तीनों एक ही पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। क्लियरिटी हुई वाली? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। समझ आया आपको? कोई किसी को डाउट? चलिए, तो अभी एक सवाल यहां बन सकता है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द प्लेन इज 40 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अमित, 40 डिग्री गलत जवाब, 50 डिग्री द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन आता है पेपर में, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। कैसे? मैंने बोला ये वाला एंगल 40 और मैंने बताया क्या, ये वाला एंगल 40। अभी ये 40 बोलता तो आपका आंसर क्या होता, करेक्ट होता। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कितना एंगल बनेगा, 90, और ये कितना है, 40। तो एडजेसेंट एंगल के नियम से ये वाला एंगल कितना होगा, 50। तो ये 50, ये भी क्या होगा, आ गया रिफ्लेक्शन। बोलिए, कोई डाउट किसी को? अब जब रिफ्लेक्शन की चर्चाएं की हम लोगों ने और हमने इनकी प्रॉपर्टी को जाना, तो अब रिफ्लेक्शन भी होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है रेगुलर और एक होता है डिफ्यूज, ठीक है। एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज। अब रेगुलर क्या होता है? रेगुलर डिफ्यूज को भी हम लोग इरेगुलर कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के मन में वो चीज उठ रहा है तो हम उसको दबा देते हैं। तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब जो भी रिफ्लेक्शन बिल्कुल प्लेन मिरर से हो, यानी कि प्लेन टाइप के मिरर हो, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो। जैसे कि मान चलो कि इस तरह का अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई गई, आई गई, आई गई, सिंपल, ठीक है। सबका आई और आर क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियरिटी? और सबका डायरेक्शन भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन जब हम डिफ्यूज की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सरफेस कैसा होता है, कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। जब ऐसा होता है तो फिर इसमें इक्वल नहीं होगा ना, हाँ ना, नहीं इक्वल होगा। प्रति रे की चर्चा करो ना, अगर हर एक रे की बात करोगे तो वहां पे इक्वल होगा, पूरे बीम की बात करोगे तो इक्वल नहीं होगा। समय? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पूरे अर्थ पे हर एक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन होता है, पता है। अब उस रिफ्लेक्शन में जब क्रिस्टल क्लियर रिफ्लेक्शन होता है तो हमें इमेज दिखती है, जबकि रियलिस्टिक बात है कि इमेज सबकी बनती है, हर जगह बन रही है, ठीक है। सब, जैसे सबको पता है कि सबकी इमेज उससे थोड़े से आगे बन रही है। मतलब एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो यहां से आ रहे हैं, पर यहां के पार्टिकल नहीं जा सकते हमारे आर पार करके, है कि नहीं? क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि गायब है। गायब का मतलब कि एकदम हमारे अंदर कोई मैटर ही नहीं है, मैटर तो है ना। तो पार्टिकल गए, सोचो कि यहां से हवा चली तो हवा कहां से जाएगी, हमारे बॉडी को छोड़ के हर तरफ से निकलेगी। अब सोचो जब बॉडी को कार्विंग करोगे तो एक बॉडी, एक इमेज निकलेगा ना। भले वो इमेज हम नहीं समझ सकते, आप थोड़ा गौर करो, थोड़ा इमेजिन करो, तब समझ में आएगा। जैसे एक सबसे बेटर एग्जांपल क्या था कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुआ था, बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब बॉम्बिंग हुआ था तो वहां पे इतना ज्यादा हीट हुआ, टेम्परेचर उतना बढ़ गया, पता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर लगभग 5-5.5 डिग्री सेल्सियस लपेट में चला जाता है। वहां पे इतना पहुंच गया कि जो बॉडी में जो हड्डियां थी वो भी क्या बन गई, वेपर। बॉडी की हड्डी क्या बन गई, वेपर। तो मान चलो कि दीवार पे अगर इस तरह का सीन था, इस तरह का, ठीक है, और जब यहाँ पे हड्डियां, मतलब कि यहाँ पे उतना टेम्परेचर आया तो पूरा वेपर बन गया। तो बॉडी का बॉडी कुछ ना कुछ तो उसको रोकी होगी ना, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो रोकी होगी उसको, भले वेपर बन गई पर रोकी तो होगी ना। वो रोकने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, शैडो बन गया। अभी भी वो शैडो लाइव है, देखने को मिलते हैं हमको वहां पे, ऐसे भागते हुए किसी को ऐसे। एक तो शैडो मिला था जो एक बंदा ऐसे बेटी को अपने लेके जा रहा था, उसका शैडो बना था। ऐसे कैसे वहां पे तोड़े नहीं गए हैं, हाँ, उनको रखा गया है पर्यटक स्थल के तौर पर, और वो बहुत ही खतरनाक जगह है, ठीक है, मस्त जगह है। क्लियर हुई वाली बातें? तो रिफ्लेक्शन समझ में आया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए
अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब देखो एक और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो 4 ऑप्शन हो गए, मान लो कॉपर, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए मिरर जो महंगे मिरर होते हैं ना, जो सस्ते वाले नहीं, महंगे वाले मिरर, ठीक है, उसके पीछे जो कोटिंग होती है ना, वो सिल्वर की होती है, सिल्वर आयोडाइड की कोटिंग होती है। और जो ये सस्ते वाले आते हैं उसमें एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, ठीक है, दोनों में अंतर है। अब देखो जो महंगे वाले शीशे होते हैं उसके पीछे देखो, ये होता ना, शीशे भी 2 तरह के होते हैं, एक फ्रंट शीशा होता है, एक द्विदर्शीय शीशा होता है, ठीक है, मतलब बाहर से भी आपको इमेज दिखेगा, अंदर से भी इमेज है, पर अंदर वाला आपको देख सकता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है ना, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, इसको हटाते हैं, फोकल लेंथ, और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब इसकी बातें करते हैं तो उससे पहले हमें जानना है कि मिरर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, कौन कौन से? प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? 2, कौन कौन से? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? वेरी गुड, इन्फिनिटी होता है, और बाकी सबका फोकल लेंथ हमको क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी मान लो आ सके तो आप लोग आंसर मेंशन कर देना। चलिए स्फेरिकल मिरर की बातें कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? तो मान लो कि एक हमने शीशे का गोला ले लिया, ठीक है, वो अंदर से हॉलो है, गोला है पर हॉलो है, ठीक है, उसको हमने ऐसे से क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है। जब कट किया तो एक चीज गौर करना ना कि ये जो गोला है ना, उसका वो स्फेरिकल है, तो उसमें रेडियस होगा तो हर एक पॉइंट पे रेडियस का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो यहां से एक लाइन हम पास कराएंगे। कौन सी लाइन? इस लाइन का नाम है पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला लाइन क्या कर देंगे हम लोग? मिटा देंगे। आप नहीं मिटा पाएंगे, ठीक है, हम मिटा सकते हैं। हाँ, आप लोग बोर्ड पे थोड़ा लिखेंगे, आप तो कॉपी पे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि यहां से, ठीक है, और यहां तक की दूरी कितनी होगी? यही तो रेडियस है ना, गौर कीजिए, यही तो रेडियस है। उसी तरह सेम यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? अच्छा, अभी हमारे पास 2 तरह का ये शेप कहा गया है, एक ऐसे, ठीक है, और दूसरा ऐसे। अब ऐसे ऐसे क्या है? ये है, आपको मान ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कह सकते हैं, एक ज्योमेट्री कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। कैसे टाइप का है? तो एक बल्गिंग इन है और एक बल्गिंग आउट है, समझ रहे हैं? अब यहां पे कहने का मतलब, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का मिरर है, किस तरह का मिरर है अमित? कॉनकेव है आपके लिए, ये मिरर ही नहीं है, ठीक है, अभी तो कुछ किए ही नहीं है इस पे, कैसे मिरर हो सकता है? ठीक है, तो अभी इसके पीछे अगर हम ऐसे ऐसे कर दें, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अब बोलेंगे इसको कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अमित इसको भी ऐसे ऐसे कर दे तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। सही लड़का है एकदम, ठीक है, ठीक है, इसको याद है। अभी एक तारों के शहर में नहीं गया। चलिए, अब ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो 2 तरह का स्फेरिकल मिरर तैयार हो गया। अब एक चीज है, कॉनकेव मिरर के पास भी क्वालिटी है, क्या? इमेज के फॉर्मेशन करने का। और कॉन्वेक्स मिरर के पास भी क्या है? प्रॉपर्टी है इमेज को फॉर्मेशन करने का, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ठीक है। ये चीज पुरानी है, इसी वजह से डीप डिटेल नहीं जा रहा है, ठीक है। आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो 2-3 बार, हाँ, इसलिए कोई दिक्कत होगा तो बताना कोई भी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अभी कॉनकेव मिरर में ना टोटल 6 केस बनते हैं, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में टोटल 2 केस बनते हैं, ठीक है। इन 6 केस में केवल एक केस अलग होता है और इन दोनों केस सेम होते हैं, समझ में आया? इस तरह का आप लोग को दिमाग में रखना है। अब इसमें एक केस क्या जो होता है जो सेम नहीं होता है, तो वो होता है कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखी जाए? फोकस और प्रिंसिपल के बीच में। प्रिंसिपल कहां होता है वैसे?
प्लानिंग है। अच्छा, तो बिंदु जो बनाया बिंदु के ओ बिंदु बिंदु पॉइंट ठीक है, ठीक, ये कंडीशन आ गया। अब मान चलो कि ये क्या है, इसका आर है और ये क्या है, एफ है। आपको बताते हैं कि जो आर से दूरी होती है, एफ से दूरी तो बिल्कुल आधी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। और वही ये रिलेशन स्टार्ट होता है एफ एंड आर के बीच। क्लियर हुआ। अभी एक और चीज है कि एक ही केस है जिसमें ये कनकेव मिरर कनकेव की तरह बिहेव नहीं करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, कनकेव की तरह ही बिहेव करता है वो, ठीक है। तो हाँ, अब कोई और दूसरा है ही नहीं जिसकी तरह बिहेव करे वो, ठीक है। तो कनकेव की तरह ही बिहेव करता है। तो मान के चलो कि ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं, पोल और फोकस के बीच में हो। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे, तो इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनता है। क्लियरिटी, कोई डाउट किसी को? उसके अलावा जब हम कन्वेक्स की बातें करते हैं तो कन्वेक्स में केवल एक ही तरह का इमेज बनता है, कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनाइज्ड। यही तो क्वालिटी है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स, वैक्स, वैक्स वैक्स नहीं, वो वैक्स होता है, वैक्स बनता नहीं है, एक्स का अंतर है। समझ में आपको समझ में आया, आ गया? इधर इधर कोई किसी को डाउट तकलीफ? चलिए तो इसको हटा दूं। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, ये समझ में आ गया ना? इसको बताने के लिए हमको इतना बताना पड़ा, नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए बता दीजिए। केसेस आप लोग देख लेंगे, ठीक है। केसेस जो हैं वो 6 थे उसमें या 2 थे, हाँ उसमें केसेस देख लेंगे। मैंने केसेस के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। क्या कि कॉनकेव के केस में एक जो होता है ना वो अलग बनता है, बाकी 6 वो सेम बनते हैं, ठीक है। और कन्वेक्स के केस में दोनों के दोनों सेम ही बनते हैं। क्लियर हुआ? बस उनके हाइट में अंतर होता है, समझ गए? चलो, अब हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर को जान लिया, फिर कॉनकेव को पहचान लिया, ठीक है, और कॉन्वेक्स को भी पहचान लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा पहचानने में? चले, अभी आगे जब चर्चा करते हैं हम लोग, तो आगे अभी बोला है कि एफ एंड आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो 2f इज इक्वल टू आर, तो f इज इक्वल टू r/2, ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें इस पे क्वेश्चन अगर पूछे तो पूछे, डेरिवेशंस नहीं पूछता है। अगर पूछ भी दिया तो आप लोग लगा देंगे डेरिवेशन। कैसे लगाएंगे, एक तरीका बताते हैं आपको। कनकेव मिरर बनाएंगे, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, सिंपल एक केस, उन 6 केस में से एक केस उठा लेंगे, ठीक है। एक केस उठाने के बाद उसका पूरा लाइन, जो लाइन ड्रॉ होता है ना, जो इमेज फॉर्मेशन लाइन होती है, वो पूरा ड्रॉ कर देंगे। उसमें 2 ट्रायंगल बनेगा, दिमाग में रखना। हाँ, कोई भी केस बनाओगे ना, उन हर एक केस में 2 ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिसमें से एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट और मिरर से बनेगा और दूसरा इमेज और मिरर से बनेगा। ऑब्जेक्ट और मिरर, इमेज और मिरर, और उन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर देंगे, सिमिलर। क्या प्रूव कर देंगे, सिमिलर। और सिमिलर प्रूव कर दिए, आपका पूरा काम फिट, नंबर आपको कोई नहीं छीन सकता, समझ गए? चलो आगे चर्चा करें। देखिए इसमें ना पेज नंबर 1 में रिफ्लेक्शन हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर हो गया, यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके दिया है। और आप गौर करो ना, उसमें भी ये सिमिलरिटी का ही प्रयोग किया है, क्योंकि सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक केसेस में ट्रायंगल के साइड सेम नहीं हो सकते, तो कॉन्ग्रुएंसी के चांसेस क्या है, कम है, पर सिमिलरिटी हो सकते हैं,
ठीक है, बस एक केस में कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है, एक केस जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ पे, सेम बन जाएगा, सेम साइज, सेम पॉइंट, यस सेम समझ गए? Yes. तो वहां पे सबसे परफेक्ट एग्जांपल यही है, उसी पे बनाएंगे। उसी पे बनाएंगे, गलती भी होगी तो सही नंबर मिलेगा उसको। समझ गए? बोलिए। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर दिया है, उनमें से केवल एक ही को फॉलो करेंगे, आप दोनों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता है जीवन में दो चीजें कभी एक साथ नहीं मिल सकती, हमेशा एक पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है अमित? अच्छा, दो नाव पे नहीं जाना चाहिए, एक ही जगह पे तब ठीक है। केसेस दिया है, इमेज कहाँ बनता है, कहाँ बन रहा है इसमें? किस वाले केसेस में? पहले दूसरा में। का ही बन रहा है, सफा दिख रहा है हमको, एगो आई लिखा है, एगो 2i लिखा हुआ है। तू ट्रायंगल बना ले उसका इमेज अब। ये देखो, एगो ए वाले पॉइंट पे एगो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है और वो फोकस से होके जा रही है, बस। अब उसके अलावा इमेजिनरी लाइन बनाया है। अब हम आपको कह रहे हैं कि आप इमेजिनरी क्यों बना रहे हो, आप सीधा ऑब्जेक्ट रख के दिखाओ, दो काम होंगे उससे, आपका ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा प्रूफ भी फ्री फोकट में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी रहते हैं। तीसरा नंबर भी मिल जाएगा, तीसरा नंबर भी मिल जाएगा। ज्यादा तुम पास हो जाओगे। पांच हाँ। पेन खर्चा होगा। पेन ठीक है, तो मत लिखना तब। चलिए नेक्स्ट है पेज नंबर 2 पे, रे डायग्राम ड्यू टू कनकेव मिरर। इसके लिए जो मैंने अभी 6 केसेस बताए हैं वो आपके सामने है। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होगी तो थोड़ा बुक से हेल्प ले लेंगे, ठीक है? कोई नहीं देखेगा उसको, आप ले लेंगे धीरे से, पता भी नहीं चले किसी को। ठीक है सर, ले लीजिए। नेक्स्ट है, बस बुक से बोले हम, हाँ और कुछ नहीं। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देख लो, तो मिरर फॉर्मूला भी दो तरीके से प्रूव किया गया है इसमें, एक कनकेव मिरर का प्रयोग करके, एक कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करके। आप दोनों में से कोई एक ही ध्यान देंगे। तो कनकेव इजी कौन सा रहेगा? इजी कॉनकेव पे ही रहेगा, तो उसी पे हाँ उसी को देखिए। डेरिवेशंस में मैंने बोला ना कि डेरिवेशन अगर ऑप्टिक्स के आते हैं, अभी जो हम लोग लेटेस्ट चल रहा है, उसमें आपको सिमिलरिटी आना बहुत ही आवश्यक है। अगर सिमिलरिटी मैथ का नहीं आ रहा है तो फिजिक्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पे गौर करो, जो फिगर नंबर 1 है ना कॉनकेव वाला, उसमें अगर गौर करो कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार रखते हैं तब इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। कैसा बनता है? स्मॉल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, ऐसा है। और इसी की मदद से आपको ये प्रूव करके दिखाया है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको कर दिया जाए, इस पे यस सर। थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर करते हैं हम, ठीक है? कौन सा किया जाए, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव किया जाए, चलिए कॉनकेव ही करते हैं, क्योंकि कॉनकेव समझ में आएगा आपको जल्दी जल्दी। अब कॉन्वेक्स को थोड़ा सा ना जानते हैं क्या, उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है समझने के लिए, ठीक है? हटा दें। यहाँ पे जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कर्वेचर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा रहा है। हाँ यस थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ चलिए, ये पता है ना कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे जाएगी तो पोल पे जो एंगल से गिरेगी उसी एंगल से बाहर आएगी, यानी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ठीक है? और सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी है कि सी से जाएगा तो सी से ही वापस आ जाएगा, ठीक है?
वो ये मतलब कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो जाता है वहां पे, एकदम से नॉर्मल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये बनता है आपका, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये हो जाएगा आपका ए डैश। नीचे और बेस वाला ये होता है। हाँ ऊपर देखिए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ए डैश बी डैश, ठीक है। Yes, sir. सर वो रे आप लोग की नजरें बहुत तेज हैं, Yes, sir. सेंटर ऑफ बस यहाँ पे ध्यान रहे तो बेहतर है। सर वो रे नहीं है, सर इसी तो बोला हूँ मैं। वो रे 6 हो जाएगा। कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ 81 है यहाँ पे। अरे भैया तुम जहां से मन के तहां से ले जाओ, सर और यही केस जरूरी है, ये देखें कोई और केस नहीं है। अभी तो हमारे पास तो वही मेंशन है ना। पहले एक समझ लीजिए, Yes, sir. ये बताइए, एक 6 केस आप याद रख लेंगे दिमाग में, नहीं सर। मौके पे तो आपको यही केस होना जो आप लोग किए रहेंगे, सबसे ज्यादा वही ना आएगा। ये बताइए, समझिए बात को थोड़ा सा, कुछ और दिक्कत है तो बताइए। नहीं मतलब वहाँ पे जल्दीबाजी में कोई दूसरा याद आ गया। अरे वो याद किया जाएगा। याद अब आप जाएंगे 7 फेरे लेने के लिए, वहां पे कोई और ये छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, कहेंगे रुक जाओ पहले उसको भी लेके आए तो। साथ में ऐसा कैसे चलेगा, बोलिए भैया, बोलिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। देखो पहले एक लड़का उसको दूसरा का काट देगा। 14 को देना पड़ेगा। 14 चलिए, इसके बाद इसका 13 ही हो जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पे सब मेंशन कर लीजिए, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, u है। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, और ये v है, और यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, r, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग चर्चा करेंगे इन ट्रायंगल APB एंड A डैश PB डैश। APB, गौर करो अथर, एक चीज है इस पे, अगर आपने ये चीज समझ ली है ना तो तुम कौनो कंडीशन लो, गौर करना, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि अभी बोला कि सिमिलरिटी कैसे निकालेंगे, जब आप 2 ट्रायंगल लोगे और एक ट्रायंगल में जिसमें ऑब्जेक्ट होगा मिरर होगा, ऑब्जेक्ट मिरर, देखो बन रहा है क्या, एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया इन ट्रायंगल APB एंड A डैश PB डैश, यानी कि A डैश PB डैश। देखो एगो छोटका ट्रायंगल, एगो बड़का, बन गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद दोनों के अंदर एंगल BAP इज इक्वल टू BA डैश P, यानी सिंपल, अब प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाले के, हो कि नहीं होगा, दिख रहा है ट्रायंगल, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर, ये वाला एंगल है इसके बराबर, दूठो मिल गया, ठीक है। और तीसरा जरूरत नहीं है, सिमिलर तो करना है, सिमिलर ही तो करना है, तो ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल, कोई दिक्कत। उसके बाद है कि AB अपॉन A डैश B, जब सिमिलर होता है ना तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, गजब तेज है आप लोग तो, इज इक्वल टू PA अपॉन PA डैश, बोलिए कोई दिक्कत। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए ये तो एक ट्रायंगल हो गया, अब ट्रायंगल नंबर दूसरा पे चर्चा करेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड A डैश CB डैश, यानी कि C वाला पॉइंट क्या है, ये है। तो देखो एगो हाई, जूम करें, एगो हाई, ठीक है, और एगो हाई, ना पूरा ऐसे फिरिंगी बना रहा है, फिरिंगी, तो हाई 90 वर्टिकली अपोजिट, समझ में आ गया, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ
होगा। Yes, sir. ठीक है, क्या होगा? कंफ्यूजन है अभी? फिर क्यों? हम भी ऐसे कुछ करेंगे। सर बोलते जाते ही नहीं है सर। टाइम का अभाव है। हाँ, टाइम का भाव है अमित के लिए। देखो यहाँ पे, तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखियो ए बी हाला नहीं अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। यही है। गुड। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बस बशर्ते ध्यान यहाँ रहे तो। हो गया सर। समझ रहे? ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में LHS साइड सेम है, RHS इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा PA अपॉन PA डैश इज इक्वल टू AC अपॉन A डैश C। सही लिखे है ना? चलिए हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लेस कर देंगे। प्लेस कर दीजिए। PA की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? PA कितना है? U। अब जैसा कि कंकेव है ना तो साइन कन्वेंशन का नाम पता है, दिमाग में है? तो एक बार और रिपीट कर देंगे हम। ठीक है, कनकेव मिरर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जनरेट हो रहा है। एक्सिस जनरेट कर दो मैथमेटिक्स वाला। तो ई है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कोई दिक्कत? ई है पॉजिटिव एक्स, हाई है नेगेटिव एक्स। और जब एक्स ही नेगेटिव में है तो जीवन में क्या करना है? ठीक है, सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो इधर अगर आप खड़े हैं और उधर एक्स नेगेटिव है तो फिर क्या ही कर सकते हैं? सब कुछ जीवन क्या हो जाएगा? व्यस्त व्यस्त हो जाएगा। कोरोना को ऐसी की तैसी। मेन मुद्दे पे बात करो। वो एक्स थोड़ी ना है। नहीं सर, मेरे पॉजिटिव चलिए आओ, गलत रंग ला रही है। चलिए तो पीए की वैल्यू u, और जैसा कि ये नेगेटिव में है, नेगेटिव एक्स पे है, तो ये हो जाएगा माइनस u अपॉन पीए डैश, ये भी लेफ्ट साइड में ना माइनस भी। ठीक है, उसके बाद AC, AC देखो क्या है? AC देखो, हाँ तो ये है AC है माइनस म्यू प्लस आर। सॉरी यू है, म्यू नहीं। हाँ माइनस यू प्लस आर, यानी कि यहां से यहां तक क्या है? पूरा यू है। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या है? आर है। दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ना? तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद नीचे वाला में कैसे मिलेगा? माइनस आर प्लस भी। देखिए आर और भी, तो हमको ये मिल जाएगा। हाई हियावा से हियावा तक पूरा क्या है? भी है, और यहां से यहां तक ये है, तो अरवा में से भीवा घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो अरवा में से भीवा घटा देंगे, कोई दिक्कत? घटाने का मैटर समझना, थोड़ा सा घटाने का मैटर समझना। समझ नहीं समझो घटाने का मैटर? घटाना मतलब कि माइनस करना, और यहाँ पे तुम दोनों जगह प्लस देख रहे हो। सीन ये है ना कि बीच में माइनस है, लेकिन आर लेफ्ट साइड है तो माइनस में होगा। अब माइनस माइनस तनकियों कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, और सेकंड वाले में भी माइनस में होगा। अब माइनस माइनस तो मेरा क्लियर हुआ? किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, तो अभी क्या है कि इसके बाद आप क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लेंगे ना? तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा?
एक सेकेंड। जब तो थोड़ा लंबा इक्वेशन है, ठीक है, आप लोग क्रॉस क्रॉस कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तो आसान है, कुछ कर ही सकते हैं, बेसिक है 5%। यस ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सीधा, जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बीच में कहीं से 4 5 6 लाइन का क्या है, छोड़ देंगे, मतलब सॉल्व करना है। सॉल्व, हाँ सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और हमारे हिसाब से इसको पहले 6 स्टार अब भी लगाओ एकदम, ठीक है। अंदर से एक वॉइस निकल के आ रहा है इसके प्रति, ये आ रहा है, ठीक है। इसको दिमाग में रख लो एकदम, डेरिवेशन। ठीक सर, सब कन्वर्ट करा गया तो हाँ? नहीं, पहली बार बता रहे हैं आपको, कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि कन्वेक्स से कि कनकेव से, बस आपको बोलता है डिराइव मिरर फॉर्मूला, बस ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिखेगा एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, this what is this? राइट, क्लियर। यस सर, किसी को दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट बात करेंगे, अब इमेज पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, इमेज मतलब होता है छाया। इमेज मतलब छाया होता है कि प्रतिबिंब होता है। छाया मतलब क्यों, तो शैडो का हो जाएगा, सॉरी सॉरी निकल लिए हम लोग कहीं और निकल गए, ठीक है, भावनाओं में निकल रहे। तो देखिए, शैडो का मतलब होता है छाया, और इमेज का मतलब प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, एक अगर बिंब है उसका प्रति बन रहा है तो प्रतिबिंब है, समझ गए। इतना ही यूपी बोर्ड के लिए है बस। नहीं, बस इतना आएगा तो इतना ही बताएंगे। चलिए बात करेंगे रियल। देखिए, इमेज को दो तरीके से जानते हैं हम लोग, ठीक है। इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल मतलब जिसको हम स्क्रीन पे बना सकें, स्क्रीन चाहिए बनने के लिए, दिमाग में वैसा रखिए, क्या चाहिए, स्क्रीन, उसको कहेंगे रियल। जैसे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में ऐसे प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होता है, तो उस सामने जो स्क्रीन रहता है तो उसमें वो पढ़ने के बाद हमें दिखता है, तो वो होता है रियल इमेज वहां पर, ठीक है। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब क्या है, नहीं, हम भी रियल इमेज ही देखते हैं लेकिन हमारा ब्रेन उसको वर्चुअल दिखाता है हमको, क्योंकि रेटिना इज ए स्क्रीन। आपको पता है ना कि आई में रेटिना क्या है, स्क्रीन है, और उसके ऊपर ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे ऑप्टिक नर्व है, नर्ववा से पूरा सिग्नल जाता है ब्रेनवा में, और ब्रेनवा बताता है कि कौन है, कौन है, हाँ, हु इज दैट, ठीक है, वो बताता है। और उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके, जैसे ऐसे होता है ना, तो ऐसे करता है, कहते देख लो ऐसे। अगर आप बचपन से उल्टा लटक के रहते तो जब सीधा खड़े होते ना तो आपको उल्टा दिखता। अभी आप उल्टा थोड़ा लटकेंगे ना तो अभी आपको उल्टा ही दिखेगा। हम लोग बात कर रहे थे इमेज की, ठीक है। इमेज होते हैं दो तरह के, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज जो स्क्रीन पे बन सके और वर्चुअल जो स्क्रीन पे ना बने, ठीक है। दोनों का एग्जांपल क्लियर हो गया। उसके नहीं हुआ, वर्चुअल का आप एग्जांपल दीजिए। वर्चुअल एग्जांपल है जैसे हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, हाँ। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना वो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, समझा। उसको कहते हैं इल्यूजन। और जो वो जादूगर के खेल होता है ना, उसमें इसी प्रिंसिपल पे वो जादू दिखाया जाता है, इल्यूजन के प्रिंसिपल पे। बीचों में से कटरों में से काट देते हैं तो है अलग हो गया, या फिर हवा में ऐसे उड़ा देते हैं। एवरीथिंग इज अ टाइप ऑफ अ वर्चुअल ये सब होता है, ठीक है। ये आभासी है, हमको लगता है पर ऐसा होता नहीं है। रियल इज असली का रियल, वो सही में ऐसा है, ठीक है, तब हमको दिखता है। हाँ, वो सब कैसे कराते हैं, वो जाते हो क्या ना, ऐसे पूरा वहां पे प्रैक्टिस है बहुत, पहले तो प्रैक्टिस बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं सब, ठीक है। मेहनत के लिए तो 200% मेहनत है, जितना आप पूरे 12th में नहीं होंगे उतना वो एक शो के लिए करते हैं सब। क्योंकि शो के दौरान, लाइव शो के दौरान गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जिस क्वेश्चन को आप पूरे लाइफ टाइम में जो कैलकुलेशन आप 100, 1000, लाख बार किए होंगे, उतनी प्रैक्टिस वो हर एक एपिसोड से पहले करते हैं।
क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर, समझ ना। और उनकी प्रैक्टिस देख लेंगे तो कहेंगे कि भैया हमारा तो जीवन एक कलंक है। प्रैक्टिस देखें कभी, उनका प्रैक्टिस देखिए, वो अलग बात है सामने से आके हंसा रहे हैं सब, गलत मारे, कितना आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन जाके उनकी प्रैक्टिस देखिए। खाना कम प्रैक्टिस ज्यादा, खाना कम प्रैक्टिस ज्यादा, उनके बॉडी में फैट भी नहीं दिखेगा आपको। आगे बढ़े। Yes, sir. तो नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है क्या? मैग्निफिकेशन मतलब होता है जैसे कि जब हम किसी चीज को जूम करते हैं, तो किसी जैसे कैमरा की जो ना कि कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, तो वो 64 टाइम्स क्या करेगा, किसी को जूम करने की कोशिश करेगा। इसी टाइप की बात होती है ना, पिक्सल्स में होता है कुछ, डीपीआई डिस्प्ले पर इंडेक्स करके ऐसा कुछ है, आता है, वो कैमरे में भी होता है। आंखों का भी मेगापिक्सल होता होगा ना? हाँ हाँ, आंखों का 76 मेगापिक्सल। Yes, sir. हाँ 576, ठीक है, कंफर्म हो गया सबका, मेगापिक्सल कंफर्म हो गया। वो जूमिंग वाला, तो इसका रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, क्या होता है, एक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन जो वैल्यू होती है ना, वो कैसी होती है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, मान लो कि निगेटिव में मान लो होगी और पॉजिटिव में होगी, और एक होगी जीरो, ठीक है, तीन तरह की। तो अगर निगेटिव में है तो इसका मतलब कि उसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। जीरो है तो नो चेंज, और पॉजिटिव है तो उसकी साइज क्या हो रही है, बड़ा। तो जब निगेटिव में उसको बोलते हैं डिमनाइज्ड, और पॉजिटिव में उसको मतलब मैग्नीफाइड, ठीक है, और न्यूट्रल में नो चेंज। क्लियरिटी? चलिए उसके बाद हाँ देखिए एक और चीज इसमें, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव। रियल इमेज की मैग्निफिकेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो एक्सपैंड करता है। और मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज नेगेटिव, ये कैसे वेरीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता ना। मैग्निफिकेशन दूसरा सीन है, मैग्निफिकेशन गौर करो बात को, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक चीज हमेशा गौर करो कि रियल इमेज में इमेज की हाइट कैसी होती है, छोटी भी बनती है और बड़ी भी बनती है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट सही नहीं है, ठीक है। बाकी वर्चुअल में तो कभी कभी होता है सर। हाँ, वर्चुअल में स्मॉल बनता है, फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स केस में क्या होता है, स्मॉल बनता है, ठीक है। तो हमें लगता है ना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, हाँ वर्चुअल में भी तो बड़ा बनता है, क्यों नहीं बनेगा, मैग्निफिकेशन बोल रहा है ये। तो फॉर कन्वेक्स वर्चुअल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस नेगेटिव, ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हमने रिफ्रैक्शन हो गया समाप्त, ठीक है। अब आता है रिफ्रैक्शन का नंबर, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो अभी हम लोग चर्चा करें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको भी बहुत बेसिक से अगर हम लोग समझे ना, तो रिफ्रैक्शन मान चलो ना कि अब एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट आए और वो अपना डायरेक्शन क्या कर ले, चेंज कर ले, ठीक है, कितना भी करे पर करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन में है, यहां पे हमने किसका प्रयोग किया है, रे ऑफ लाइट का प्रयोग किया है, गौर करिएगा, ठीक है। जब यहां पे दो जगह पे ऐसा काम हो रहा है, देखो एक यहां पे हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है, दोनों जगह हम नॉर्मल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल। देखो यहां वाला नॉर्मल में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ आ रहा है, तो अभी गौर करो, ये क्या है, एयर, ये क्या है, ग्लास, और ये क्या है, एयर, यानी हम ग्लास स्लैब की चर्चा कर रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। तो रिफ्रैक्शन माने कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ग्लास स्लैब पे टकराए, टकराने का मतलब नॉट परपेंडिकुलरली, दिमाग में हमेशा रखिएगा, थीटा की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए, 90 हो जाएगा तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट 90 विथ एवरी एंगल, ठीक है। अभी यहां पे भी है कुछ,
लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, कि कर दिया जाए तो कर ही देते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से ऊपर और एक्सेप्ट 90 डिग्री, समझ आया? तो उस केस में क्या करता है ये? रिफ्रैक्शन ऑकर होती है। क्रिटिकल एंगल के बारे में जानकारी है सबको? है? चलिए अभी जानकारी हो जाएगी। तो अभी हम लोग पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसको भी जान लेंगे। तो यहां पे रे ऑफ लाइट आई, तो ये है तुम्हारा रेयरर, यस सर, और ये है तुम्हारा डेंसर, ठीक है। तो जब ये शब्द आया तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन थोड़ा जान लेते हैं मीडियम के बारे में। मीडियम क्या होते हैं? मीडियम जिसको कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं, थोड़ा मीडियम के लिए बात करें। मीडियम का मतलब होता है ना कि जब कोई एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हेल्प से कुछ ना कुछ हो, ये भी कह सकते हैं मीडियम। जैसे इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम क्यों पढ़ा नाम? यानी कि उस मीडियम से हम इंग्लिश की तरफ ज्यादा झुका होगा। उसी तरह हिंदी मीडियम मतलब हिंदी की तरफ ज्यादा झुका होगा। ये चीजें हैं। उसी तरीके से इस टाइप का मीडियम, सेम चीज मीडियम समझ में आया? यानी इसका कोर मतलब समझिए, समझ गए? अच्छा, तो ये वाला मीडियम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। एक है रेयरर और एक है डेंसर। अब जब रेयरर डेंसर की बात आती है ना, तो मीडियम पे एक और बंदा इंपैक्ट करता है जिसका नाम क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी से ही डिसाइड होता है कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। अब डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो हो गया फॉर्मुलेशन। अब क्या होता है डेंसिटी रियलिस्टिक में? तो डेंसिटी का मतलब होता है ना कि जब पार्टिकल किसी भी मैटर के काफी नजदीक हो, यानी कि द कैरेक्टर विच डिसाइड बाय द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन पे जो कैरेक्टर डिसाइड हो उसको कहते हैं डेंसिटी, आमतौर की भाषा में। क्योंकि ऐसे फॉर्मूले से तो आप m/v समझे हो, ऐसे कैसे समझोगे? तो यही सीन है सिंपल, कि जब उसके पार्टिकल की पोजीशन पे डिसाइड करते हैं उसकी डेंसिटी। अगर उसके पार्टिकल का पोजीशन नजदीक होंगे तो डेंसिटी हाई होगी, अगर पार्टिकल पोजीशन दूर होंगे तो डेंसिटी लो होगी। समझ में आया? तो इन्हीं बेसिस पे हम बात करते हैं। एग्जांपल तौर पे शहद ले लो और पानी ले लो। शहद की डेंसिटी क्या है? क्यों? ज्यादा क्लोज है। समझ में आया? और पानी की डेंसिटी कम है शहद के मुकाबले। तो एक बात भी दिमाग में रखिएगा, जब भी आपको रेयरर और डेंसर शब्द की चर्चा करेंगे, हमेशा 2 बंदे होने चाहिए। जब ये हो रहा है कंपैरिजन, दिमाग में रखिएगा, क्या हो रहा है? कंपैरिजन। और जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहां पे मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 से कम में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर किसी को रेयरर बताना है तो उसके लिए कोई बंदा डेंसर होना चाहिए। या किसी भी स्टूडेंट को तो घोषित करना है कि ये फर्स्ट रैंक पे है, तो कोई ना कोई सेकंड रैंक पे होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट वाला फर्स्ट होगा, है ना? बोलिए। तो मीडियम की डेंसिटी समझ आई? एग्जांपल। अब मीडियम में रेयरर और डेंसर। रेयरर में जिसके मॉलिक्यूल क्या हो? दूर हो। किसके कंपैरिजन में? डेंसर वाले के। जिसके मॉलिक्यूल क्या हो? पास हो। समझ आया? तो ये हो गए रेयरर और डेंसर। तो अभी हम किन 2 मीडियम की बातें कर रहे हैं? एयर और ग्लास। एयर और ग्लास में कौन ज्यादा डेंसर है और कौन ज्यादा रेयर है? एयर। ठीक, क्लियर हुआ? अभी अगर हम चर्चा करें ग्लास और डायमंड, ग्लास और डायमंड में कौन रेयरर है? ग्लास। और डायमंड? समझ में आया? यानी ये चीजें हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी फिक्स नहीं है। तो दिमाग में कोई भी चीज सेट मत कर देना कि पानी हमेशा रेयर होता है और ग्लास हमेशा डेंसर होता है, एयर हमेशा रेयर होता है। क्लियरिटी हुई? किसी को दिक्कत? चलिए, तो जब इसकी बातें हो गई, ठीक है, डेंसिटी समझ में आया, मीडियम समझ में आया, रेयर डेंसिटी समझ में आया, तो यहां पे हो गया आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया? ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट, हाँ है ना? ठीक। उसके बाद यहां पे क्या होगा? आर, और यहां पे क्या होगा? आर डैश। लेट्स सपोज
देखो, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पता है ना कि जैसे यहां से गया ना इसे, तो यहां पे पूरा आर बनाएगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। तो इस केस में हमारे रिफ्रैक्शन में दो कंडीशन जनरेट होता है, यानी दो बार ऐसा होता है, एक पहला ऊपर दूसरा नीचे। कंडीशन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट रेयरर से गया डेंसर में और जब डेंसर से आया रेयरर में। समझ आया? तो जब भी याद रखना कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होती है, उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। चेंज क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उदाहरण, अगर आप जमीन पे चलते जा रहे हो, रोड है प्लेन एकदम, आप उसमें दौड़ते जा रहे हो और तभी बीच में बालू आ गया, तो क्या जो लाइन बनाई गई है एकदम उस लाइन पे चलने के लिए, नहीं आता रोड के बीच में पट्टी बनाते हैं, वैसे ही पट्टी अगर बालू के ऊपर बनाएगी तो आप चल नहीं पाओगे बालू पे उस पट्टी को फॉलो करते हुए, नहीं चल पाएंगे। क्यों? मीडियम चेंज हो गया। मीडियम जब चेंज हुआ तो आपका जो स्पीड था वो किसके लिए था? रोड के लिए, रेयर के, रोड के लिए। और अब जो ही गए हो बालू, रोड चेंज, मीडियम चेंज, तुरंत आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। अपने और ना आपको कुछ नहीं करना है, जानबूझ कुछ नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंज। समझ आया? दूसरा एग्जांपल, मान के चलो नदी है और नदी से पहले आप हैं, जैसे जमीन है, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और नदी में पानी इतना ही है, क्यों है इतना, तो दौड़ते दौड़ते जमीन पर कितना मान स्पीड है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी जाओगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मीडियम चेंज हुआ, स्पीड में चेंजिंग हुई। क्लियर हो? समझ में आया वाला? रेट टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। बोलिए। तो ये आता है हमारा रिफ्रैक्शन का कंडीशन। तो ये आई, ये है आर। अब इसी चीज को देखते हुए एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, ठीक है, नाम क्या है उनका? नाम है उनका स्नेल, और उन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम था स्नेल्स लॉ। और ये लॉ किस पे बेस है? ये लॉ यहाँ पे, ये जो एंगल में चेंजिंग हुई है लाइट के, इस पे बेस है, ठीक है। और गौर करना, जो ये वाला एंगल है ना वो इस वाले के बराबर होता है। गौर करना ये बात, ठीक है, दिमाग में है ना? चलिए, पर ये वाला एंगल ना इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये चीज भी दिमाग में रखना, कहीं भूल मत जाना साथिया। चलिए नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ में बात करेंगे हम लोग। स्नेल्स ने बोला कि जब हम साइन आई और साइन आर, यानी दोनों का हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे, उसकी वैल्यू म्यू के क्या होगी? इक्वल होगी। म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि आखिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमें इसलिए पड़ी ताकि वो एक ऐसा बंदा है जो एकदम नदी और जमीन के बीचों बीच बैठा हुआ है एकदम किनारे पे, और वो बता रहा है कि भाई तुम्हारी स्पीड रोड पे ये है और नदी में ये है। यही फैक्टर है, यही फैक्टर वे है, समझ लो, मेन जो बताता है कि तुम्हारे संग ये घटनाएं घट रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि यहां लगा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? तो ये था आपका स्नेल्स लॉ के दो नियम, हो गए खत्म। आगे बढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? तो वो है 3 चीज। कौन कौन सी? टेम्परेचर, जिसपे वो इनवर्सली करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। एग्जांपल कर दिया जाए, चलिए जस्ट सपोज पानी है, पानी जब ठंडा हो तो डेंसिटी अलग होती है, जब पानी को हम वेपर बना देंगे डेंसिटी क्या होगी? अलग हो जाएगी। जब ऐसा होगा ना तो कभी गौर करना, जो टेम्परेचर ने बढ़ाया पानी का, डेंसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज। गौर हुआ? समझ आया कि नहीं आया? चलिए, उसके बाद दूसरा है मटेरियल पे डायरेक्टली करता है, ठीक है, यानी मटेरियल बढ़ाए, मटेरियल चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझा? उसके बाद है वेवलेंथ है इनवर्सली, ठीक है, अगर ये जो लाइट आ रही है ना उसके वेवलेंथ में अगर आप चेंजिंग करोगे तो इनवर्सली बढ़ेगा, यानी कि वेवलेंथ बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा और वेवलेंथ घटाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा।
समझ में आया किसी को भी? सर मटेरियल से डायरेक्टली क्यों है? मटेरियल से तो ये होना चाहिए कि मटेरियल चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा, क्योंकि अगर हम मान लीजिए पहले मटेरियल लिया डायमंड, उसके बाद आप मटेरियल ले लिए एयर, और जैसा कि इसमें दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज कर रहे हैं तो डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए। तो चेंज तो कर रहा है, तो डायमंड तो इसमें तो डायरेक्टली लिखा है, तो चेंज तो हो रहा है ना। तो फिर सर तो इनवर्सली में भी चेंज तो होगा ही ना। चेंज उसमें उल्टा चेंज होगा, बस यही है। जैसे आप ही के लिए बात करते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग तो हो वाटर, वाटर ले लिया, वाटर एयर वाटर की बात करते हैं। एयर वाटर का रेफ्रिजरेटर इंडेक्स होता है 1.33 होता है ना। अभी हमने वाटर हटा के यहाँ पे ग्लास डाल दिया, तो मटेरियल चेंज किया। आज मटेरियल में देखो गौर करो, डेंसिटी हाई है ग्लास की वाटर के मुकाबले, डेंसिटी है तो रेफ्रिजरेटर इंडेक्स क्या हुआ? अगर पहले डायरेक्टली। और ऐसा भी तो होगा कि अगर हम ग्लास और डायमंड लिए हैं, फिर ग्लास को चेंज करके, अरे डायमंड को चेंज करके कोई कम वाला ला दें, वाटर ला दें, तो उसी रेशियो में वो घटेगा। जब आप डेंसिटी घटाओगे, यानी कि मटेरियल चेंज करोगे, मटेरियल की डेंसिटी चेंज करोगे, तो उसी हिसाब से बढ़ेगा या फिर घटेगा। समझ में आया?